साल था 2016, जब एक सिंगर के घर के बाहर लोग तख्तियां लेकर खड़े थे। उस सिंगर के लिए मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। उस वक्त पर उस सिंगर के दिल में सिर्फ एक दहशत थी कि कहीं उसके चाहने वाले जो शख्स आज उसके दुश्मन बने हुए हैं वो उसके परिवार को नुकसान न पहुंचा दें। ये टाइम था साल 2016 का, जब दिलजीत दोसांझ के ऊपर नाबालिग लड़कियों के शोषण का आरोप लगा था। और अब साल है 2024, जब इनके दिल इल्यूमिनाटी टूर में प्रियंका चोपड़ा जैसी ग्लोबल स्टार डांस करती हुई झूमती नजर आती है। अब साल 2024 का दौर है, जब इनके इस टूर में कनाडा के प्रधानमंत्री इनसे मिलने आते हैं। ये वो दौर है जो दिलजीत ने अपने दम पे हासिल किया है। ये वो मुकाम है जो दिलजीत ने अपनी मेहनत के दम पर हासिल किया है। ज्यादा वक्त नहीं बीता, साल 2016 में और साल 2024 में महज 8 साल का फासला है। लेकिन इन 8 सालों में दिलजीत ने अपनी पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया। आज के इस वीडियो में दिलजीत की पूरी कहानी के बारे में बात करेंगे। कहानी एक ऐसे लेखक, एक ऐसे सिंगर, एक ऐसे एक्टर की है जिसने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया। कहानी पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री के उस सितारे की है जिसकी चमक के आगे आज कोई टिक नहीं पा रहा है। कहानी दिलजीत दोसांझ की है। दिलजीत दोसांझ की जिंदगी हमेशा से ऐसी नहीं रही थी। हमेशा से इनकी जिंदगी में इतनी चमक धमक नहीं थी। इनकी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव थे, जिनको पार करके वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि आज उनको देखने और सुनने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी रहती है। ये रुतबा, ये मुकाम उन्होंने खुद के दम पे हासिल किया है। साल था 1984, 6 जनवरी को पंजाब के एक छोटे से गांव जालंधर कला में इनका जन्म। पिता का नाम बलबीर सिंह, जो एक रोडवेज बस चालक थे, और माता का नाम सुखविंदर कौर, जो एक गृहिणी थी। इनके घर पे एक बच्चे का जन्म होता है, नाम रखा जाता है दिलजीत दोसांझ। जिस वक्त पर दिलजीत का जन्म हुआ था, उस वक्त पर परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं थी कि इनकी पढ़ाई अच्छे ढंग से करवाई जा सके, इनकी पढ़ाई करवाई जा सके, या यूं कहें कि इनको किसी लायक बनाया जा सके। जिस वक्त पर ये अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, उस वक्त पर इनके टीचर इनको लालच दिया करते थे कि जो बच्चा कविता सुनाएगा उसको छुट्टी जल्दी दे दी जाएगी। दिलजीत हमेशा छुट्टी के लालच में कविता सुनाते और इनको छुट्टी मिल जाती। उसके बाद इनके टीचर इनको मंच पर ले जाने लगे। हमेशा दिलजीत को प्रेरित किया जाता कि तुम मंच पर जाकर कविताएं करो। इनके कविताएं करने का अंदाज लोगों को इतना पसंद आया कि लोग इनकी कविताओं को सुनते थे और उनको समझते थे। धीरे धीरे जब इनके माँ बाप को लगा कि बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तो उन्होंने इनको इनके मामा के साथ शहर भेज दिया, जहां पर इनको संगीत की शिक्षा दिलाई जाती। दिलजीत अपने इंटरव्यूज में बताते हैं कि इनकी जिंदगी का सबसे खराब दौर था, जब वो एक कमरे में अकेले हुआ करते थे। माँ बाप की याद आती थी, या तो कभी रियाज किया करते थे या कभी गाने की प्रैक्टिस किया करते थे, लेकिन माँ बाप की याद हमेशा आती थी। लेकिन जेब में इतने पैसे नहीं थे कि माँ बाप से बात तक कर सके। धीरे धीरे दिलजीत ने गाना शुरू किया। ये पहले गुरुद्वारे में कीर्तन किया करते थे। कीर्तन करते करते लोगों ने इनको प्रेरित किया कि अब तुम्हें बड़े शो करने चाहिए, तुमको कुछ बड़ा करना चाहिए, तुम यहाँ गुरुद्वारों में कीर्तन गाने के लिए नहीं बने। दिलजीत के दिमाग में ये बात घर कर जाती है और वो कुछ बड़ा करने की राह में निकल पड़ते हैं। लेकिन सफलता अभी दूर थी। सफलता किसी के लिए थाली सजा के नहीं बैठी होती है कि तुमने मन में ठाना कि अब हम दुनिया जीत लेंगे और तुम दुनिया जीत गए। दिलजीत ने कीर्तन गाना छोड़ा तो उसके बाद इनके हाथ आया शादी समारोहों में गाना गाना। जिस वक्त पर ये शादी समारोह में गाना गा रहे थे, लोग इनको पसंद कर रहे थे, लोग इनके गानों पर तालियां बजा रहे थे, उस वक्त दिलजीत के दिमाग में एक ख्याल आता है कि अब मुझे दुनिया जीतनी, अब मुझे दुनिया वालों का दिल जीतना है, लोगों को अपने गाने सुनने के लिए बुलाना है, लोग हमारे कंसर्ट में। दिलजीत के दिमाग में एक ख्याल पल रहा था, लेकिन उस वक्त पर भी दिलजीत के पास इतना पैसा नहीं था कि एक कोई एल्बम बना सके या किसी तरीके से दुनिया जीतने की तरफ एक कदम भी आगे बढ़ा सके। दिलजीत की जिंदगी का यह भी सबसे खराब दौर रहा। उस वक्त पर इनके लिए भगवान बनकर आए पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री के म्यूजिक प्रोड्यूसर राजेंद्र सिंह, जिन्होंने इनका पहला एल्बम लॉन्च किया।
ये एल्बम बनता है, इस एल्बम का नाम रखा जाता है इश्क दा उड़ा आला। लेकिन कहते हैं ना कि एल्बम बन जाने से या कोई छोटा मोटा काम मिल जाने से किसी को सफलता नहीं मिल जाती। पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री का ये एल्बम पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुआ। उसके बाद इनका दूसरा एल्बम आता है और वो भी औंधे मुँह गिर पड़ता है। कहानी दिलजीत की वहां से बिगड़ी। दिलजीत के दिमाग में वहां पे ख्याल आया था कि अब म्यूजिक इंडस्ट्री छोड़ देना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ी वो इंडस्ट्री, उन्होंने नहीं छोड़ा वो काम, तब जाकर वो इस मुकाम पर पहुंचे। फिर इनका तीसरा एल्बम आता है स्माइल, और इस एल्बम से इनको पंजाब में लोग जानने लगे थे। इनकी थोड़ी सी पहचान बन गई थी, पंजाब के लोग इनको सुनने लगे थे, इनको देखने लगे थे, इनको पहचानने लगे थे। लेकिन दिलजीत को दुनिया जीतनी, दिलजीत के पास पैसा पावर नहीं था, लेकिन एक जुनून था दुनिया जीतने का, और उसी जुनून ने, उसी धैर्य ने उनको इस मुकाम पर पहुंचा दिया। इनके लिए इस वक्त पर भगवान बनकर आए हनी सिंह। हनी सिंह का कॉल जाता है दिलजीत दोसांझ को, और दिलजीत दोसांझ से हनी सिंह कहते हैं कि तुम जिस तरीका का काम कर रहे हो उस तरीके से तुम्हें लोग सिर्फ पंजाब में जान सकते हैं। एक एल्बम बना लेने से, शादी समारोह में गाना गाने से तुम वायरल नहीं हो जाओगे, तुम ऐसा नहीं हो जाएगा कि तुमको दुनिया जानने लगे। इसके लिए तुम सोचो कि तुमको वही सब करना है या कुछ नेक्स्ट लेवल करना है। तो दिलजीत का जवाब आता है कि पाजी करना तो कुछ नेक्स्ट लेवल ही है। और फिर हनी सिंह और दिलजीत दोसांझ का एक कोलैब एल्बम लॉन्च होता है, नाम होता है नेक्स्ट लेवल, और इस एल्बम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस एल्बम में दिलजीत दोसांझ पहली बार एक गुस्से वाले रोल में नजर आए थे। एक शांत छवि के लिए जाने जाने वाले दिलजीत दोसांझ को जब लोगों ने इस गुस्से वाले रूप में देखा, इस खतरनाक एक्शन वाले रूप में देखा, तो उनको एक अलग पहचान मिली। दिलजीत ने अपनी छवि क्या बदली, उनके पुराने दिन ही जैसे बदल गए। इनको सबसे पहली फिल्म मिलती है द लायन ऑफ पंजाब। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप साबित होती है, लेकिन इनको ये पिक्चर मिल जाती है जिससे इनको थोड़ी सी सफलता मिल जाती है। उसके बाद कहानी वहां से दिलजीत की थोड़ी सी और बिगड़ती है। साल था 2016। इनका एक एल्बम रिलीज होता है अर्बन पेंट, और ये एल्बम हिट साबित होता है, अच्छी खासी कमाई करता है, दिलजीत को अच्छा खासा फेम दिला देता है। लेकिन उस वक्त पर, और या यूं कहें कि अभी भी पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री में एक ग्रुप हमेशा से एक्टिव रहता है, जो हर चमकते हुए सितारे से अपनी बातें जबरदस्ती मनवाता है। कई बार जब वो आर्टिस्ट उनकी बातें नहीं मानते हैं तो या तो उनका करियर खत्म कर दिया जाता है, या फिर कभी कभी उस आर्टिस्ट को ही खत्म कर दिया जाता है। इस बार निशाने पर थे दिलजीत दोसांझ। दिलजीत दोसांझ ने जब इनका काम करने से मना कर दिया, इनकी बातें मानने से मना कर दिया, तो इनके एल्बम में जो गाना था, गाने का नाम था 15 साल। इसको लेकर एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया जाता है। कहानी बिगड़ जाती है। हजारों की संख्या में जो इनके फैन थे वो इनके दुश्मन के रूप में इनके घर के बाहर आ जाते हैं, तख्तियां लेकर अंडे चलाते हैं, तख्तियां लेकर मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं कि उस गाने में इन्होंने शराब पीने को लेकर और नाबालिग लड़कियों का हैरेसमेंट किया, उनका शोषण किया और उनको शराब पीने के लिए प्रेरित किया। हालांकि दिलजीत ने यहां पर मामला बहुत आसानी से संभाल लिया, बहुत प्यार से संभाल लिया, क्योंकि दिलजीत के दिमाग में, दिलजीत के जहन में एक ख्याल था कि यहां पर मेरा पूरा परिवार है, और अगर ये हजारों की संख्या की जो भीड़ है ये मेरे घर पे टूट पड़ी तो मेरे परिवार का बहुत अनर्थ हो जाएगा। दिलजीत ने सबके सामने अपनी गलती मानी, गुरुद्वारे जाकर माफी मांगी और ये वादा किया कि वो दोबारा कभी ऐसा कोई गाना नहीं बनाएंगे। दिलजीत को जो सफलता मिली थी उसके बारे में इनको ये बिल्कुल नहीं पता था कि इसके लिए इनको इतनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। जो शख्स अभी हाल फिलहाल में उनके फैन हुए थे, अब वही उनके दुश्मन बने घूम रहे थे। इनका दूसरा एल्बम आता है, नाम रखा जाता है खन, और इस गाने को भी लेकर खूब बखेड़े खड़े होते हैं। सिख समुदाय ने इन पे आरोप लगाया कि सिख समुदाय का ये हमेशा से अपमान कर रहे हैं, और इस गाने को लेकर भी इनके लिए ऊपर काफी एलिगेशन लगते हैं और ये गाना बाद में डिलीट भी कर दिया जाता है। लेकिन दिलजीत का करियर अब यहां से शुरू हो चुका था। दिलजीत के पास पिक्चरें आना शुरू होती हैं। सबसे पहले इनके पास पिक्चर ऑफर होती है बॉलीवुड की उड़ता पंजाब, और उड़ता पंजाब की टीम दिलजीत दोसांझ को फोन करती है कि आप अपने मैनेजर को भेज दीजिए और वो आकर बात कर। अब दिलजीत अपने इंटरव्यूज में बताते हैं कि वो वक्त था जब मेरे पास मैनेजर था ही नहीं, तो मैं किसे भेजता उस टीम से बात करने के लिए।
उस वक्त पर उनकी आज की मैनेजर जो सोनाली है वो उनकी फ्रेंड थी, उनको उन्होंने भेजा और कहा किसी भी तरीके से मुझे ये मूवी करनी है, चाहे जो भी हो हाँ करके आना, मुझे पिक्चर करनी है, 110% करनी है। उड़ता पंजाब में दिलजीत दोसांझ शाहिद कपूर और करीना कपूर खान के साथ नजर आए। बड़े पर्दे पे पहली बार दिलजीत दोसांझ की एंट्री होती है और वो छा जाते हैं। उसके बाद लगातार दिलजीत दोसांझ के पास पिक्चरों के ऑफर आने लगते हैं, लेकिन वो पिक्चरों को बार बार मना किए जा रहे थे। शर्त एक थी कि वो वही पिक्चर करेंगे जिसमें उनको अपनी पग ना उतारनी पड़े। पग को लेकर जब इतना सेंसिटिव उनको सिख लोगों ने देखा तो सिख लोगों ने उनकी काफी तारीफ भी की कि ऐसा सेंसिटिव बंदा जो अपने पग को उतारना नहीं चाहता, अपने बालों को कटवाना नहीं चाहता, उसके लिए वो बॉलीवुड की पिक्चरें तक ठुकरा रहा है। फिर उसके बाद दिलजीत दोसांझ को वही पिक्चरें ऑफर होती हैं जिसमें वो पग के साथ नजर आते हैं। गुड न्यूज पिक्चर में भी ये नजर आते हैं। इसके अलावा उड़ता पंजाब के लिए इन्हें बेस्ट डेब्यू के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया जाता है। अपनी पग को लेकर दिलजीत दोसांझ एक बार फिर चर्चा में आते हैं जब इनकी मूवी आती है चमकीला, जिसमें ये बिना पग के और छोटे बालों के साथ नजर आते हैं। अब कंट्रोवर्सी बड़ी क्रिएट होती है, लोग सवाल उठाते हैं कि आपने तो बॉलीवुड में काम करने से मना कर दिया था, आपने कहा था कि जिस पिक्चर के लिए मुझे पग उतारनी पड़ेगी या जिस पिक्चर के लिए मुझे बाल कटवाने पड़ेंगे मैं वो मूवी करूंगा ही नहीं, तो फिर आप चमकीला में ऐसे कैसे नजर आए? दिलजीत ने उन सारे सवालों का बखूबी जवाब दिया। उन्होंने कहा ना तो मैंने बाल कटवाए हैं, ना तो मैंने कोई ऐसा काम किया है जिससे सिख समुदाय की बेइज्जती हो, मैंने इस पिक्चर में सिर्फ विंग का इस्तेमाल किया है। और अब बात करें दिलजीत दोसांझ की आज की जिंदगी। साल 2024 दिलजीत दोसांझ के लिए कुछ नया ही लेकर आया है। जब इनका दिल मनाटी टूर चल रहा है उस वक्त पर ये एकमात्र ऐसे एक्टर हैं, एकमात्र ऐसे सिंगर हैं जिनको सुनने के लिए लाखों और करोड़ों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। दिलजीत दोसांझ के कंसर्ट की एक एक टिकट 54 लाख रुपए में बिकी। ये पहले ऐसे सिंगर हैं जिनके कंसर्ट को देखने के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री आते हैं, जिनको देखने के लिए ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा आती हैं और इनके कंसर्ट में झूमती हुई नजर आती हैं। इनके 2 गाने गोट और बॉर्न टू शाइन आज बच्चे बच्चे की जुबान पे, लेकिन साल 2016 के आसपास जब इनके घर पे इतना बवाल हो रहा था, जब इनके माँ बाप को, इनकी फैमिली को इतना खतरा था, उस वक्त पर बहुत लोगों के दिमाग में यही ख्याल पल रहा था कि अब दिलजीत दोसांझ का करियर पूरी तरीके से खत्म हो गया। दिलजीत दोसांझ की कहानी से सीखना सिर्फ इतना है कि हार नहीं माननी। 8 साल के बाद दिलजीत दोसांझ ने दोबारा एंट्री की पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री में और वो आज भी कहीं भी जाते हैं तो पंजाबी आ गए ऐसा स्लोगन बोलते हैं। खालिस्तानी विरोध के बावजूद भी दिलजीत दोसांझ को देखने के लिए लाखों लोगों की लाइन लगती है। इनके कंसर्ट को देख के लोग हंसते भी हैं, गुनगुनाते भी हैं और रोते भी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में ऐसे ही किसी एक्टर सिंगर की संघर्ष भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।